नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आज का दिन बहुत खतरनाक दिन है। पिछले 24 घंटे में 28,000 मामले कोरोना के देश में सामने आ चुके हैं। भारत के सबसे बड़े स्टार, सुपरस्टार, महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अब तो वो अपना वीडियो भी डालने लगे हैं अस्पताल से और कहा जा रहा है कि हालत कंट्रोल में है। उनके बेटे अभिषेक को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हालांकि ऐश्वर्या को और जया बच्चन को कोरोना नहीं है, ये भी साथ में पता चला और उनके सारे स्टाफ की टेस्टिंग हो रही है। दूसरी तरफ से खबर है कि अनुपम खेर के परिवार में, यानी उनकी मां, जिनके वीडियो आपने बहुत सारे देखे होंगे, दुलारी, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और अनुपम के भाई, भाभी, भतीजे, उन सबको भी, पूरे परिवार को पाया गया है। ये कुछ नाम ले रहा हूं जैसे हम लोग अपने जानने वालों के नाम लेते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में अभी कहा जा रहा है वैक्सीन बनेगी, इलाज आएगा, लेकिन लगता ही है चारों तरफ देख के कि ये सब होने में अभी बहुत समय बाकी है। तो ये इस समय में करना क्या है, हमारे हाथ में क्या है? इलाज आएगा, वैक्सीन आएगी, जब आएगा तब आएगा। लेकिन फिलहाल हम जो कर सकते हैं, और एकमात्र चीज जिस पर सब एकमत हैं, सबका मानना है कि ये एक रास्ता है जिससे आप अपने को बचा सकते हैं, वो है अपने शरीर को मजबूत बनाना, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं उसको बढ़ाना। वो कैसे किया जा सकता है, ये बताने के लिए, ये जानने के लिए हमारे साथ आज हैं एक खास मेहमान। रूबी अहलूवालिया आपका नाम है। ये भारतीय रेलवे की एक ऊंचे अफसर हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं और एक एनजीओ चलाती हैं जिस एनजीओ का नाम है संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर। तो रूबी अहलूवालिया जी, आपका स्वागत है आलोक अड्डा पर, वन आलोक जोशी पर। और आपसे मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूं कि आपने कैंसर के खिलाफ लड़ाई जीत ली, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं कि कैसे, क्या हुआ और कैसे आपने वो मुकाबला जीता। Thank you so much, Alok, for giving me this opportunity. तो जैसा आप अभी बता रहे थे कि मैं सिविल सर्विसेज से हूँ 1987 बैच से, और 2009 में मुझे कैंसर हुआ। और जब डायग्नोज हुआ तो स्टेज 3 में उस समय पे मैं थी। टाटा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गई क्योंकि बॉम्बे में पोस्टेड थी उस समय। और कैंसर की जो जर्नी थी वो उतनी ही हॉरिबल या उतनी ही पेनफुल थी मेरे लिए जितनी इट इज़ सपोज टू बी एक्चुअली। तो जब ये सब चल रहा था और मैं बहुत बार ये सोचती थी कि मुझे बहुत मुश्किल हो रही है शायद आगे चलने में इसमें। और कई बार ऐसा लगा कि बालकनी में मैं गई एक्चुअली खुद से 2 बारी। और फिर हमेशा एक चीज़ जो दिमाग में रहती थी वो ये कि हॉस्पिटल में इतने सारे लोग इसी तरह की एक जर्नी से गुजर रहे हैं और उनके पास शायद उसमें से कोई भी वो साधन नहीं है कि जो मेरे पास था। तो एक ये चीज़ बड़ी अंदर से एक होता है ना कि आपको बड़ा परेशान करती है। और मैं हमेशा अपने डॉक्टर से बोलती थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ इन पेशेंट्स के लिए, और वो हमेशा मुझे टीज करते थे कि स्टेज 3 में हो, अभी बच जाओ, फिर उसके बाद देखते हैं। तो ये मेरी जर्नी थी और करीब मुझे 3 साल लगे इससे बाहर निकलने के लिए। और कायदे से अपनी लाइफ जब थोड़ी सी पकड़ में आई तो 2012 में अपना जॉब मैंने ज्वाइन किया और तभी संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर को मैंने शुरू किया। सो दिस वाज माय जर्नी ऑफ कैंसर। जी, तो थोड़ा सा, जैसे क्योंकि आपने कहा फिर मैंने जॉब वापस ज्वाइन किया, आप रेलवे में क्या करती हैं? मतलब क्योंकि हालांकि काम के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के लिए जानना जरूरी है कि हम किससे बात कर रहे हैं। ऑल राइट, तो जैसे मैंने बताया कि सिविल सर्विसेज से हूँ, तो उस समय रेलवे सर्विसेज में ज्वाइन किया और अभी मैं प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ सेंट्रल रेलवेज में, जी, बॉम्बे में पोस्टेड हूँ। तो यही, और शायद ये बताया गया कि क्योंकि आपकी रेलवे की नौकरी थी जिसमें जिम्मेदारियां काफी हैं, इसलिए आपको वक्त नहीं मिलता था, तो आपने अपने एनजीओ को फिर आगे बढ़ाने के लिए एक नया रास्ता पूरा तैयार किया। वो क्या रास्ता जी, है और कैसे आपने ये काम करते हुए एनजीओ को आगे बढ़ाया?
तो जब मैंने 2012 में जॉइन किया, तो उससे पहले इसकी थोड़ी भूमिका बना ली थी और अपने दिमाग में सोच लिया था कि किस तरह से करना है। और जॉइन करने के बाद रजिस्टर होते-होते करीब 6 महीने लग गए संजीवनी को। तो जब रजिस्टर हो गई तो मैंने फिर 6 महीने की छुट्टी और लिया लोग। और क्योंकि अगर इसको एस्टैब्लिश करना था ठीक से और काम करना था, तो ये टाइम मुझे चाहिए था। और क्योंकि मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतने समय से काम कर रही हूँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत क्लियर थी कि मैं एक छोटी सी जगह में काम नहीं कर सकती हूँ। मतलब दिमाग उसी तरह से सोचता है, तो हर चीज़ पैन इंडिया ही सोचती हूँ। तो ये दिमाग में पहले से था कि जो भी करूँगी पैन इंडिया शुरू करूँगी। तो उसके सिस्टम्स जो थे, मैंने इस 6 महीने में बिल्कुल ठीक से एस्टैब्लिश किए। और काम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से शुरू किया था। और आज हम लोग 14 सिटीज़ में काम कर रहे हैं, 10 राज्य की। और करीब 2.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स के साथ काम कर चुके हैं। जी, ये और अच्छी बात है। हालाँकि ये देखिए लोग इसमें कहते हैं कि इस डिटेल में क्यों जाएँ? लेकिन जी, मुझे ये अच्छा लगेगा आप अगर उन 10 राज्यों के नाम बता दें और वो शहर भी बता दें क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसकी लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो इंसान जी, ये जी। जान के खुश होता है कि इस शहर में भी है, हम यहाँ जाके कुछ मदद पा सकते हैं। हाँ जी, तो हम लोग बॉम्बे, अहमदाबाद, बीकानेर, जयपुर, गोवा, पौंडीचेरी, गुवाहाटी, बैंगलोर, वर्धा, ऋषिकेश, कलकत्ता, इन सब जगहों पे काम कर रहे हैं। और अगले 1 महीने में हैदराबाद और विशाखापट्टनम में भी काम शुरू करेंगे। सूरत में भी हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये वाली जी। जगहें हैं जिन पे काम कर रहे हैं अभी। अ, तो इन शहरों में जैसे जहाँ आप काम कर रही हैं, वहाँ जो लोग मान लीजिए किसी को कौन लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं? किन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है? और वो कैसे आप तक पहुँचे? कैसे कॉन्टैक्ट करें? मैं आपको ये बताती हूँ एक्चुअली कि जब संजीवनी को शुरू किया था, तो ये तो था मुझे कि मुझे अंडर प्रिविलेज्ड कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करना है। लेकिन मेरा मन ये नहीं था कि मैं उनको पैसे से हेल्प करूँ या खाना दे के हेल्प करूँ। ये काम मैं नहीं करना चाहती थी। जी, चाह रही थी वो ये था कि मैं कैंसर पेशेंट्स को हमेशा के लिए इतना एम्पावर कर दूं कि उनकी लाइफ जो कैंसर से पहले थी, जब नॉर्मल थी, वो अगर इस प्लेटफॉर्म पे जीते थे तो कैंसर का एक्सपीरियंस होने के बाद वो इस प्लेटफॉर्म पे जिए। तो ये मेरे दिमाग में था। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसके लिए काम क्या करना है, प्रोजेक्ट्स कौन से करने हैं। तो हम लोगों ने जो पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो ये है कि हम ओपीडीज में काम करते हैं इन सारे हॉस्पिटल्स की जो मैं बता रही थी। और वहाँ पे कंप्लीटली हैंड होल्ड करते हैं पेशेंट्स को। तो कंप्लीटली हैंड होल्ड करने का मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल हेल्प जो सरकार की तरफ से स्कीम्स हैं, वो पेशेंट्स तक पहुंचाते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि जो जिसके भी जितनी भी हेल्प के वो एंटाइटल्ड हैं, वो हेल्प उनको मिल सके। तो उनके फॉर्म्स भरने में, उनको जो भी और डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने होते हैं, वो करने में, और ये देखने में कि हेल्प उनको समय से मिल जाए। जैसे जब हमने कलकत्ता में काम शुरू किया तो वहाँ पे पता चला कि एक पर्टिकुलर फंड है, सरकार की ही तरफ से है, लेकिन काफ़ी समय उसमें लग जाता था पेशेंट्स तक पहुँचने में। पैसा 2-2 साल लग जाते थे। तो पेशेंट जो है तब तक जनरली दे वुड पास अवे। और जब से हमने काम शुरू किया है 1 महीने के अंदर उनको वो हेल्प पहुँचती है। तो एक तो हम ये काम करते हैं ओपीडी में कि हम बिल्कुल कंप्लीटली हैंड होल्ड करते हैं पेशेंट्स को, उनका इमोशनल सपोर्ट,
उनका ट्रॉमा, उनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, उनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के, उनको किस तरह से मैनेज करना है वो, और ये देखना कि हर पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करे। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग ये ट्रीटमेंट रहता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स इसको अबैंडन कर देते हैं बीच में। और क्योरेबल कैंसर में यंग पेशेंट्स में अगर ट्रीटमेंट अबैंडन होता है तो फिर वो जानलेवा बन सकता है। तो एक ये प्रोजेक्ट करते हैं, और इस प्रोजेक्ट को कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे साथ हॉस्पिटल में काम करें वो कैंसर सर्वाइवर्स हों। तो दूसरा प्रोजेक्ट इसी से शुरू हुआ कि कैंसर सर्वाइवर्स को ट्रेन करना शुरू किया आलोक हमने थ्रू अ 4 month फुल टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो खुद ही से करिकुलम इमर्ज हुआ वो, और इतना रिच करिकुलम है। हम लोग ऑलरेडी 6 बैचेस कर चुके हैं, अब 7वां बैच करने जा रहे हैं। तो एक ये प्रोग्राम हम चलाते हैं जिसको हम कैंसार्थी बोलते हैं, जिसमें हम कैंसर सर्वाइवर्स और उनके रिलेटिव्स को ट्रेन करते हैं टू बिकम कैंसर केयर गिवर्स, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और कैंसर केयर का जो इंडिया में स्टैंडर्ड है वो बढ़ सके। और तीसरी चीज, हम इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं। जब मुझे ये समझ में आया कि कैंसर की पूरी बीमारी में इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा रोल है, जब मैं ठीक हो गई और मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला कि आप अभी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, कैंसर फ्री हो गए हैं, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा मैंने कि अब मुझे कौन सी दवाई खानी है ताकि मैं कैंसर फ्री रह सकूं। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है। तो आई सेड मतलब ऐसी कोई दवाई नहीं है? ही सेड हाँ, अभी ऐसी कोई दवाई नहीं है। तो उस दिन मुझे समझ आया कि कैंसर फ्री करने में तो डॉक्टर्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी बहुत काम कर रही है, लेकिन कैंसर फ्री रहना वो दूसरा बॉल गेम है, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद को लेनी है। और तब इम्यूनिटी का रोल समझ में आया। बहुत कॉन्वर्सेशंस किए, बहुत रीडिंग की, बहुत रिसर्च की, और उसके बाद इम्यूनिटी के ऊपर कैंसर पेशेंट्स के और कैंसर सर्वाइवर्स की काम करते हैं। और जब एक बार ये बात समझ में आ गई तो फिर कम्युनिटीज और स्टूडेंट्स में अवेयरनेस का काम करना शुरू किया कि आप कैसे अपनी इम्यूनिटी पे काम करें ताकि कैंसर आपको छुए नहीं। बिकॉज आजकल तो ये बात हो रही है, WHO की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें वो ये कह रहे हैं कि आने वाले सालों में इंडिया में हर 10 लोगों में से 1 जने को कैंसर होगा। तो अगर प्रॉब्लम और आज भी इतनी जो है जिस गंभीर रफ्तार से फैल रहा है वो भी कोई कम नहीं है। जो जिस रफ्तार से कैंसर फैल रहा है, जिस रफ्तार से इसके इलाज के अस्पताल खुल रहे हैं, और लेकिन जी ये बहुत महंगा इलाज है, बहुत तकलीफ देह इलाज है। मैं जो जी कुछ ऐसे पेशेंट्स को जानता हूँ कितनी तकलीफ से गुजरते हैं, सोच नहीं सकते हैं। जी लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूँ जो ठीक हो गए, जिनको कैंसर जी हुआ और वो ठीक हो गए। आप खुद अपने आप में उदाहरण है कि आपका इलाज हो गया, आप ठीक हो गई। प्रश्न ये है कि वो क्या चीज है जो ठीक करती है? क्या कोई अस्पताल है जहां इलाज हो जाता है? क्या कोई दवा है जिससे इंसान ठीक हो जाता है? या इसके अलावा भी कुछ है बियॉन्ड बियॉन्ड मेडिसिन? ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ आपकी मानसिक स्थिति क्या है जब आप उस ट्रीटमेंट को ले रहे हैं, और आप अपने आप को कितना सशक्त अपने अंदर से बनाते हैं, और आपकी जो अपनी प्रतिरोधक शक्ति जिसको बोलते हैं शरीर की, उसकी क्या हालत है। बिकॉज क्या होता है ट्रीटमेंट में कैंसर के, एक तो सर्जरी होती है और केमोथेरेपी होती है, और केमोथेरेपी में फास्ट ग्रोइंग सेल्स को मार दिया जाता है। तो फास्ट ग्रोइंग सेल्स कैंसर के भी होते हैं, और बाकी सब जो हमारे सिस्टम नॉन को चलाते कैंसरस। हैं तो वो जी। भी मर जाते हैं। जो तो जो गेहूं के साथ इम्यूनिटी, घुन पिसने वाली का वाला किस्सा होता है कि हाँ जी, गेहूं के साथ घुन भी बिल्कुल पिस जाता है। तो मारना तो बिल्कुल कैंसर के बिल्कुल। सेल्स को है, लेकिन उसके साथ शरीर की दूसरी कोशिकाएं नष्ट होती हैं, वो भी मारी जाती हैं।
हाँ और जी। लोग अनेक मेरे दर्शक पूछ रहे हैं कि आलोक जी टेंस दिख रहे हैं, स्माइल क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, इस विषय में स्माइल करने का, लीजिए रोबी जी ने पूरा खिलखिला के दिखा दिया। हंसना मुस्कुराना इसलिए है कि लोग इस लड़ाई को जीतते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं जिन लोगों को भी, जो सर्वाइवर्स को देखता हूँ, मेरी मेरी एक मित्र हैं विभा रानी जी, वो हैं, जी। लेकिन तमाम लोग इस लड़ाई को जीत के बाहर आए हैं। लेकिन अब मैं उस बात पे आता हूं जो बात आज बहुत महत्वपूर्ण है, कैंसर से आगे बढ़कर। कैंसर के बारे में तो आपने बता दिया। एक हमारे नागेश मिश्रा जी हैं जो पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में, पटना में कहीं आपके कोई सेंटर्स हैं या खोलने की योजना है? क्योंकि आप जानते हैं बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये वो जगह हैं जहां सब कुछ चाहिए, हर चीज की जरूरत है, इलाज की भी जरूरत है, केयर की भी जरूरत है। तो वहां की क्या तैयारियां हैं? तो बिहार में बिल्कुल हम खोलना चाहते हैं संजीवनी का विजन जो है। अगले 3 साल में हम लोग सारे स्टेट्स की कम से कम एक सिटी में काम करना चाहते हैं जहाँ पे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। और वैसे भी आलोक आपको बता दूं, मैं ये बात अक्सर करते रहती हूँ कि जैसे LIC की आपको अगर इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तो अगर आप सिर्फ सीटी बजाएंगे तो आपको अपने 10 मीटर में कोई ना कोई इंश्योरेंस एजेंट जो है अपीयर हो जाएगा आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए। तो मेरा विजन यही है कि कैंसर पेशेंट कोई भी हो, उसके 10 मीटर के आसपास संजीवनी की कैंसर केयर अवेलेबल हो, ताकि वो 1 मिनट के लिए अपने आप को अकेला नहीं समझे। ये नहीं हो कि कौन से हॉस्पिटल जाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, किस तरह से इलाज होगा, मैं झेल पाऊंगा कि नहीं झेल पाऊंगा। वो सारी प्रॉब्लम्स हम उनकी सॉर्ट आउट करके बिल्कुल हाथ पकड़ के उनका पूरा ट्रीटमेंट एंड बियॉन्ड ट्रीटमेंट। एक चीज और बता दूं, जब हम कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते हैं तो हम इन्हें जिंदगी भर के लिए हैंड होल्ड करते हैं संजीवनी में। हम्म। पूरी जिंदगी तो फिर साथ निभाते हैं, और वो जरूरी भी है। पूरी वो एक तरह का रिश्ता बनता है। मैं देखता हूँ कि लोग जिस डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, उनसे उनका जिंदगी भर का रिश्ता रहता है। तो यहाँ जिंदगी। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, इसमें रिश्ता हाँ बनेगा ही। लेकिन अब जी। मैं एक ताजा चीज पे आ रहा हूँ, जिस पे बात करना ज्यादा जरूरी है। जिनको कैंसर है, होने का डर है, नहीं है, इन सब के लिए ये काम की चीज है, खासकर इस वक्त कोरोना के दौर में, कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। क्योंकि कोरोना के लिए जो और कोई भी तरीका, ये नहीं है कि ये गोली खा लूंगा, ये इलाज कर लूंगा, इससे होना नहीं है। होना एक ही चीज से है, वो है कि अपना दम बढ़ाएं, अपने शरीर की, जैसे रूबी जी ने कहा। और दूसरा, आप मन में भी कुछ ऐसे विचार होंगे। तो अब मेरा ख्याल है, अब आप वो नुस्खे बताइए जिनसे हम किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो शरीर का अपनी जो प्रतिरोधक शक्ति है, वो 3 चीजों पे ब्रॉडली डिपेंड करती है। एक तो ये कि हम क्या खाते हैं, हम किस समय पे खाते हैं, हम किस कॉम्बिनेशन में खाते हैं, और हम किस भाव से खाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है, जो हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, वो उससे नहीं होता जो हम खाते हैं, बल्कि उससे होता है जो हम पचाते हैं। तो जो हमारी पचने की जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी, वो हम इस स्थिति में रखते हैं क्या कि जो भी अंदर आ रहा है वो सही तरीके से पचे, एब्जॉर्ब हो बॉडी के अंदर, और जो बच गया है वो ठीक तरीके से एक्सक्रीट हो, ताकि आपका जो गट है वो क्लीन रहे। तो जी। एक तो आपका खाना पीना, जो मैंने आपको एक चीज बताई। जी। दूसरा, आपके जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं शरीर के अंदर, वो कैसे हैं। तो जब आप सांस लेते हैं तो आप हम्म, सांस पूरा लेते भी हैं कि नहीं लेते हैं। तो आप जी। अगर ध्यान से अपना सांस जनरली हम लोग देखेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि हम सांस को यहाँ तक आने देते हैं और फिर हम वापस पहुंच उसको बाहर डालते हैं। जी। हमारे जो लंग्स है यहाँ है, हम्म। तो हम सांस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूरा लेते ही नहीं है। तो हम्म। हम सांस भरपूर लेते हैं या नहीं लेते हैं।
दूसरा, हम सीधा बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, कि जो सांस आप ले रहे हैं वो शरीर के अंदर ठीक तरह से, पूरी तरह से जाए और ऑक्सीजन आपके सिस्टम में एब्जॉर्ब हो। दूसरा ये, और तीसरा ये कि हम लोग सोचते कैसे हैं, हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं अपनी लाइफ में, अपने आसपास के लोगों को और अपने आसपास की परिस्थितियां जो हमारी लाइफ में है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको आधे मिनट में बताऊंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है। आधे मिनट से भी कम में बताऊंगी। एक्चुअली क्या होता है कि आजकल हम सभी का जो मानसिक स्थिति है वो या तो गुस्से में रहती है, या एंजाइटी में रहती है, परेशानी में रहती है, दुख में रहती है, या ईर्ष्या में रहती है। कोई ना कोई परेशानी दिमाग के ऊपर चलती रहती है। और जब परेशानी दिमाग में रहती है तो दिमाग हमारे शरीर को ये सिग्नल देता है कि इमरजेंसी है। और अगर इमरजेंसी है विच मीन्स कि शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ाओ ताकि वो इस इमरजेंसी से डील कर सके। तो एड्रेनलिन रिलीज होता है खूब सारा शरीर के अंदर, ताकि हम उस इमरजेंसी से डील कर सकें। तो जब असली की इमरजेंसी होती है, जब हमें दौड़ना पड़ता है, किसी से लड़ाई करनी पड़ती है, तो ये हमारी एनर्जी हमें काम आती है। पर आजकल सचमुच की इमरजेंसी नहीं है, हमने यहाँ से उसको क्रिएट किया है, तो हमें लड़ाई नहीं करनी पड़ती है। तो ये एनर्जी आपकी यूज अप हुई नहीं। तो जब यूज अप नहीं हुई तो इसके दो नुकसान हुए। एक तो ये कि ये जो सब शरीर के अंदर रह गया, जो क्रिएट हुआ था, ये टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होगा, एसिडिटी में कन्वर्ट होगा। दूसरा, जब ये एनर्जी शरीर के अंदर क्रिएट करी जा रही थी तो उस समय आपका बाकी जो सिस्टम था वो शट डाउन था। तो आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में वो उस समय पे नहीं हो रहे थे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा था, आपका एक्सक्रीशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो आपके जो अंदर के सिस्टम्स हैं वो उस टाइम पे शट डाउन थे। तो जब हम इस अवस्था में अपने शरीर दिमाग को हमेशा रखते हैं परेशानी के, तो उस समय पे ना ठीक से सांस ले पाते हैं, जो मैं कह रही थी ऑक्सीजन की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो खाना खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है, एसिडिटी में क्रिएट होता है। तो किस तरह से हम खाना खाते हैं, किस तरह से हम सांस लेते हैं, और तीसरा किस तरह से हम सोचते हैं, तो सभी कुछ हमारे हाथ में है। तो संजीवनी में जो हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करते हैं, हम सिखाते हैं लोगों को कि अपने ऊपर किस तरह से काम करना है। क्योंकि तो ये ऐसा नहीं है कि तीन मैं बातें आपने बताई, जो 3 सूत्र बताए, इन 3 सूत्रों को कैसे और एक्सपैंड करें? क्या यही वो कोर्स होता है जो आपने बताया कि आपने संजीवनी में एक मॉड्यूल बनाया है? हाँ जी, तो एक सतोरी नाम का कोर्स हम चलाते हैं। 36 सेशंस का कोर्स होता है। अभी कोरोना शुरू हो गया इसलिए ऑनलाइन कर रहे हैं उस कोर्स को। और अच्छा। ऑलरेडी इसके थ्रू तो यानी हम कोई मेरे लोग भी ख्याल, जैसे हमारे दर्शक हैं, ये चाहें तो ऑनलाइन जुड़कर उसको कर सकते हैं कोर्स को? बिल्कुल बिल्कुल, और कोर्स फ्री है। ऑलरेडी 18,000 लोग जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे साथ इस कोर्स को कर चुके हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, सिर्फ कैंसर पेशेंट ही नहीं, और भी लोग, क्योंकि आप कोरोना की अभी बात कर रहे थे, इम्यूनिटी कितनी ज्यादा जरूरी है, तो ये कोर्स फ्री है और कोई भी जुड़ सकता है इस कोर्स से। तो हम रोजाना सुबह में करते हैं और हर 20 दिन में एक नया बैच चलाते हैं। तो मैं आपसे उसका लिंक लेकर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि जो लोग जुड़ना चाहें वो वहां से पहुंच सकेंगे। नहीं तो आप अपनी वेबसाइट का नाम बता दें जहां से लोग पहुंच सकते हैं आप तक। मैं आपको हेल्पलाइन नंबर बता देती हूँ। जी जी। 8691000800, 8691000800, और जी, दूसरा है 801। 801। तो मैं एक हाँ बार ये जी, नंबर फिर से दोहरा देता हूं ताकि लोगों को याद हो जाए, नोट कर लें अगर आप करना चाहें। मैंने इतनी देर में कर लिया। एट हाँ जी, सिक्स नाइन वन ट्रिपल जीरो 800, 8691
30 800 और 801, 800 या 801, इनमें से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कोई गणित के अध्यापक होंगे यहाँ तो वो इसको लाख करोड़ में गिन के बता देंगे कि ये कितने लाख कितने करोड़ कितने लाख ये आंकड़ा है। वो भी एक नया मैंने इंटरेस्टिंग तरीका सुना है अब नंबर याद करने का, कि आप हिंदी की थैंक गिनती में पूरा नंबर याद कर लीजिए तो वो जी। अच्छे से याद रहता है। हाँ जी। रूबी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए। और मैं एक सफाई साथ में कर दूं, आमतौर पे जब इस तरह की बात होती है, आजकल आप वो वीडियो देखते होंगे जिसमें अब बताया जाता है कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है फलाने की तरफ से। तो ये वीडियो संजीवनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना मैंने संजीवनी से कोई पैसा लिया है, न संजीवनी आपसे कोई पैसा लेने के चक्कर में ये वीडियो बना रही है। आप उसके साथ जुड़े, उसकी मदद करें, वो एक अलग किस्सा है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं रूबी अहलूवालिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जुड़ने के लिए, इतनी काम की बातें बताने के लिए। और दर्शकों से आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब कभी मैं नया वीडियो डालूं या नया लाइव आए। अब मुझे यहीं इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।